दोस्तों, कहानी के इस पार्ट में जानते हैं ममता के जीजा जी के लिए क्या सज़ा मुकम्मल की है दुर्गा ने और क्या आखिर दुर्गा पकड़ी जाएगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दुर्गा एक बदले की आग और इस कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। चलो पानी डालकर जगाओ इसे, बहुत सो लिया ये। ठीक है दीदी। सभी ने अपना अपना मुंह ढक लिया और ममता के जीजाजी पर एक गिलास पानी फेंका गया। चौंक कर जाग गया मास्टर। कहाँ हूं मैं? ससुराल में है तू? दुर्गा घुर्राई। खातिर करें हम तेरी? कुछ चाहिए तुम्हें? डर गया, बुरी तरह डर गया मास्टर। क्यों? क्यों लाया गया है मुझे? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली। सुना है तू कुंवारा है, शादी नहीं हुई है तेरी? नहीं, शक पका के बोला मास्टर। चारपाई पे इस कदर कसमसा रहा था जैसे कोई फिसलती मछली हो जो पानी में जाने के लिए तड़फ रही हो। तो करवा देते हैं तेरी शादी, दुर्गा बोली। मतलब? मास्टर बोला। मतलब ये मास्टर बाबू कि आपकी शादी करवाने का प्लान है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है। दुर्गा जैसे किसी बच्चे को पुचकार रही हो। बेटा, शादी तो तुम्हारी हम ही करवाएंगे। डर कर पसीने पसीने हो गया था मास्टर। उसने भूतों के बारे में तो सिर्फ सुना था, आज उसने देख भी लिया था, और एक साथ तीन तीन भूत। मेरी गलती क्या है? उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्यों मुझे लाई हो यहाँ पर? अगर पैसे चाहिए तो बोलो, मेरा बाप मेरे लिए पैसे जरूर देगा। तड़ाक तड़ाक खींच कर 2 तमाचे मारे दुर्गा ने। बोला ना तेरी शादी करवानी है। अरे, दुल्हन को बुलाओ रे कोई। और तभी दुल्हन के लिबास में वहां ममता हाजिर हुई। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, बहुत। दुर्गा का दिल चाहा कि सच में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो उसकी अभी शादी करवा देते हैं। पहचान इसे। ममता, तुम? मतलब पहचानता है। अब बता, तूने झूठ क्यों बोला कि शादी नहीं हुई है? आज तेरी शादी हम करवाएंगे ममता से। नहीं, हमें माफ करो, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? ये तो तैयार है। मास्टर ने फिर कुछ नहीं बोला। अब बोल, इसकी बहन को क्यों मारा तुम लोगों ने? दुर्गा घुर्राई। याद रखना, झूठ का मतलब बहुत खतरनाक मौत होगी। ले, पहचान मुझे। दुर्गा ने अपना होश खोते हुए अपना ही मास्क हटा दिया। पहचान। दुर्गा। मास्टर के हलक से दुर्गा शब्द भी डर डर कर निकले। मास्टर डर से कुछ बोल नहीं पाया, बस एकटक ममता को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद डर या पश्चाताप के आंसू। अब बता, क्यों मारा तुम लोगों ने इसकी बहन को? मेरे बाप के बहकावे में आ गया था मैं। मास्टर बोला। मुझे माफ कर दो। मेरा बाप पैसे का लालची, उसने इसके पिता को बहुत लूटा। जब पैसे मिलने बंद हुए तो वो परेशान हो गया। तब उसने मारने का प्लान बनाया। मुझे भी भड़काया कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, इसे रास्ते से हटा देते हैं। मैं तेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करा दूंगा। वाह! और तूने अपने बाप की बात मान भी ली। मेरा बाप ऐसा ही है। मास्टर रोते हुए बोला। हम तुझे माफ तो नहीं कर सकते। तुझे और तेरे बाप दोनों को मरना होगा। नहीं, मास्टर चीख उठा। एक मौका दो गलती सुधारने का। मैं मरना नहीं चाहता। फिर तो एक ही तरीका है, पुलिस थाने में जाकर खुद का सरेंडर करो और अपनी सारी काली करतूतों को कबूल करो। ठीक है, मैं कबूल करूँगा। मैं कबूल ज़रूर करूँगा। मैंने गलती की है, मैं कबूल करूँगा। मास्टर रोने लगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मान जाएगा। ठीक है, ये ले, पहले पानी पी। राशि ने उसे पानी का गिलास दिया। और अपने बाप को बोल कि वो थाने में जाकर खुद को पुलिस के हवाले करे और सारी गलती स्वीकार करे। वो बताए पुलिस को कि उसने क्या-क्या अपराध किए हैं। गट-गट करके पानी का गिलास एक ही सांस में ख़त्म कर दिया उसने और अपने फ़ोन से अपने बाप को फ़ोन किया। उसके बाप ने पहले आना-कानी की, फिर फ़ोन पर दुर्गा आई और बोली, "काका, दुर्गा बोल रही हूँ। पोस्टर तो देखे होंगे मेरे। चुपचाप से जाकर पुलिस में खुद का सरेंडर करो, अपनी बहू को मारने के जुर्म में।"
याद रखना, होशियारी मतलब मास्टर की जिंदगी से हाथ धोना। रखती हूँ। दुर्गा ने गुस्से में फोन काट दिया। इस मोबाइल का सिम और मोबाइल अलग अलग करके बुरी तरह से तोड़कर जलाकर पानी में डाल दो, अभी की अभी। जी दीदी, काका को बुलाओ। फटाफट काका झोपड़ी में आया। बोलो बिटिया। काका, दुर्गा बोली, इस कुत्ते को यहाँ से ऐसे छुपाओ कि कोई छलनी से छान भी मारे तो भी ना मिले। ठीक है बिटिया। ये काका कोई और नहीं बल्कि पिंकी का ही अपना चाचा था, जो यहाँ की रखवाली किया करता था। पर दीदी, अचानक ऐसे क्यों? ये तो अपना गुनाह कबूल कर रहा है ना। मुझे इसके बाप पर भरोसा नहीं है राशि। चलो अब यहाँ से। इसका बाप थाने जाएगा, पर खुद को गिरफ्तार करवाने नहीं, हमारी रिपोर्ट करवाने, अगवा का रिपोर्ट करवाएगा। पक्का यकीन के साथ पुलिस यहाँ आ भी सकती है, इसे यहाँ खोजते खोजते। काका के होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने पतले दुबले मास्टर को देखा। चलो वजन कम है तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मतलब काका? कुछ नहीं बिटिया, आप लोग जाओ और वो जामुन की थैली लेते हुए जाना। चारों लड़कियां वहां से निकल चुकी थी। पवन बिहारी, शहर की उभरती हुई हस्ती। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। पवन के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आई और नेताजी की तरह मुस्कुराहट बनी रही। आप बताओ कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यहाँ। अरे चाय लाओ रे, चाय पानी तो लाओ। पवन अपने नौकर से बोला। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुबे जी बोले। ये दुर्गा के केस के बारे में आपका नाम है, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल करिए साहब। अब नाम है तो थोड़ी बदनामी तो होगी ही, और दुर्गा तो मेरी बहन थी, बहन के लिए तो कुछ भी। इस बार मुस्कान प्रभु दुबे के चेहरे पर आई। उसकी मुस्कान को पवन बिहारी समझ नहीं पाए। छेप से गए थे वो। हाँ तो पवन जी, प्रभु मुस्कुराते हुए बोला, दुर्गा ने खुद को आपके इशारे पर रोकी के हाथों किडनैप करवाया था। ये बात आप कबूल चुके हैं। धरने के दौरान आपके लड़कों ने बस और बाइक जलाई थी, ये भी साबित हो गया है। सच झूठ है, गवाह झूठे हैं प्रभु साहब, और दुर्गा को किडनैप करवाने में मेरा हाथ था। पर वो एक नाटकीय सोची समझी प्रक्रिया थी जिसे दुर्गा ने खुद अंजाम दिया था। इसमें मैं दोषी कैसे हुई? मैं खुद उसके लिए प्रशासन से लड़ रही हूँ। आप एफआईआर देखिए, दुर्गा के गायब होने का। वो सब तो देख ही चुका हूँ, पर सबूत आपके खिलाफ भी हैं। मैं चाहूँ तो आपको आराम से 3-4 साल तक के लिए अंदर करवा सकता हूँ, पर मैं अभी दुर्गा को वापस लाना चाहता हूँ। वो चिंगारी बन गई है, आग का गोला ना बन जाए, और उस जैसी और कितनी ही दुर्गा पैदा ना हो जाए। इसलिए अभी मैं आपके केस के लिए फिलहाल शांत हूँ। मुझे हर तरफ से सच्चाई चाहिए। राजीव के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों छोड़ा आपको साथ उसने? ये उसका निजी मामला था। नहीं, कोई निजी मामला नहीं था। अपने अपने फायदे के लिए चुना। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे राजीव हो, चाहे प्रशांत। सुना है कि वो खिसक लिए हैं। पवन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने चेहरे पर से पसीना पोंछते हुए कहा, आप चाहते क्या हो? दुर्गा को वापस लाना है, प्रभु बोला। तो मैं कैसे मदद करूं? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, प्रभु बोला। आप बस तैयार हो जाओ। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। ठीक है, आप थोड़ा मतलब कि कल तक का वक्त ले लो। मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और अभी चलता हूँ। कुछ ही पता चले मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। पवन हाथ जोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। थाने में पहुंचते ही प्रभु को एक नई बला का सामना करने को मिला। कौन है ये चच्चा? क्या तकलीफ है? साहब, दुर्गा ने इसके बेटे को किडनैप किया है। क्या? बुलाओ उसे जल्दी अंदर। चाचा जी आते ही गिर पड़े प्रभु के पैरों में। साहब, आप ही बचाओ मेरे बेटे को। पूरी बात बताओ, आप क्या हुआ, कैसे हुआ, और हाँ क्यों हुआ, ये जरूर बताना। साहब, आज अभी 1 घंटे पहले मेरे बेटे के मोबाइल से ही फ़ोन आया था। उसने बोला कि मैं दुर्गा हूँ, आपका बेटा मेरे कब्जे में है। फिर? प्रभु चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए हुए बोला। फिर क्या हुआ? क्यों किडनैप किया? नहीं पता साहब, फ़ोन काट दिया। मोबाइल नंबर बताओ अपने बेटे का।
चाचा ने नंबर बताया। इस नंबर को ट्रैक करो और जगह का पता करो कि फ़ोन कहाँ से आया था। प्रभु अपने माथे पर बल डालता हुआ बोला, विश्वास नहीं होता कि दुर्गा अब फिरौती वाला काम भी करेगी। चाचा, कोई केस है क्या आपके परिवार के नाम पर? नहीं, सीधा सपाट उत्तर। अरे चाचा, काहे झूठ बोल रहे हो? एक हवलदार चाचा को डांटते हुए बोला। शर्म नहीं आ रही क्या? अरे साहब जी, इन पर और इनके बेटे पर बहू के मारकर तालाब में डुबो देने का केस है, आज से 4 महीने पहले। साहब, वो हमने नहीं मारा था, राम साहेब ने खोजबीन की थी। तो फिर छुपा काहे रहा है? हवलदार चिल्लाया। जब साहब ने पूछा तो वो डर गया था। प्रभु अब समझ चुका था कि दुर्गा ने उसे किसी फिरौती के लिए फोन नहीं किया है। ठीक है काका, आप जाओ, हम जाते हैं ढूंढने। अगर फोन आए तो हमें बताना। जी साहब, काका बोले। और हाँ, एक बात और, घर जाकर शांति से बैठकर सोचना, अगर आप झूठ बोल रहे हैं और आपने सच में अपनी बहू को मारा है, तो मैं तो सबूत के हिसाब से बात करूंगा। दुर्गा सिरफिरी है, उसका तब तक भरोसा नहीं जब तक हम उसे गिरफ्तार ना कर लें। चाचा प्रभु को दया की दृष्टि से देखता हुआ चला गया तो प्रभु हवलदार से बोला, इस पर नजर रखो। जी साहब। प्रभु की पैनी नजर और दिमाग दोनों दौड़ने लगे। काका के बगीचे में पुलिस ने छापा मारा और काका से पूछताछ की, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। काका ने मास्टर को कहीं छुपा रखा था, पर कहाँ, ये काका के अलावा किसी और को नहीं पता था। काका पर बहुत जोर आजमाइश हुई, पर काका का एक ही शब्द था, आप किसकी बात कर रहे हो? यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं आता। आप इसलिए आ गए क्योंकि आप पुलिस वाले हो, अन्यथा क्या मजाल कोई इस बगीचे में घुस जाए। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना बहुत बुरा होगा। देखो साहब, काका बोला, हमारा काम का समय है, कहीं ऐसा ना हो आपको ही लेने के देने ना पड़ जाएं। क्या मतलब? मेरे मालिक को पसंद नहीं कि कोई भी इधर आए, काका बोला। फलों की फसल के अलावा यह कुछ नहीं होता। एक हवलदार बोला, सर ये बोल तो सच रहा है, पर लोकेशन तो यहीं की बता रहा है। हो सकता है यहीं कहीं से फ़ोन आया हो और फिर यहाँ से निकल गए हों सब के सब। हाँ, ये हो सकता है, सब इंस्पेक्टर बोला। चलो अब प्रभु सर को बताना होगा। माफ़ करना काका, आपको तकलीफ हुई। फिर वहाँ से पुलिस चली गई। काका ऊपर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। पुलिस के जाते ही थोड़ी देर बाद दुर्गा और बाकी की लड़कियां भी वहां आ गई। दुर्गा गुस्से में थी। अरे काका, कहाँ रखा है उस मास्टर के पिल्ले को? बिटिया, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है वो बुढ़ा पुलिस के पास सरेंडर करने नहीं बल्कि हमारी अगवा की शिकायत करने के लिए गया था। जी बिटिया, काका बोला। अभी अभी पुलिस यहीं से गई है, कोई शक तो नहीं किया ना? काका हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अरे नहीं बिटिया, उस मास्टर को मेरे अलावा कोई नहीं ढूंढ सकता, तुम भी नहीं। कुछ सोचना पड़ेगा। दुर्गा का दिमाग चलने लगा। ऐसा क्या करूं कि दोनों डर जाएं और पुलिस को सब कबूल कर लें? बिटिया, मेरे पास एक तरीका है, काका बोला। ठीक है, आप यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आता हूँ। और काका अपनी झोपड़ी में गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में प्लास्टिक का एक छोटा सा खाली डब्बा था, जो ढक्कन जिस पर लगा हुआ था, धोती में से फाड़ा हुआ कुछ टुकड़ा। काका मुस्कुराते हुए बोला, कोई चलना चाहेगा मेरे साथ? मैं चलूं काका? मैं भी। फिर तो मैं भी। दुर्गा के अलावा सभी ने हाँ बोला। पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है? काका के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई। मैं नहीं चढ़ सकती, पिंकी बोली। मैं तो चढ़ सकती हूँ, राशि ने कहा। और मैं भी, ममता बोली। चलो फिर, काका बोला। और दुर्गा बिटिया, आप यहीं रहो पिंकी के साथ। काका पास वाले बरगद के घने पेड़ पर चढ़ने लगा, जिसके नीचे सभी खड़े थे। बहुत ही विशाल पेड़ था वो बहुत ही पुराना भी। राशि और ममता भी पेड़ पर चढ़ने लगे। थोड़ी मुश्किल तो थी, पर दोनों लड़कियां भी पेड़ पर चढ़ गई। राशि हाँफते हुए बोली, काका, और कितना ऊपर? बस आ ही गए हम बिटिया। तीनों बरगद के पेड़ पर विशाल घनी शाखाओं के बीचों बीच जा पहुंचे थे।
राशि और ममता की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने वहां शाखाओं के बीच आराम से बैठे हुए मास्टर को देखा। मास्टर के हाथ पैर और मुंह पूरा बंधा हुआ था। वो तड़प रहा था। फिर उन्होंने नीचे जमीन को देखा। वहां से उन्हें जमीन कुछ खास नहीं दिखाई दे रही थी। पिंकी, राशि ऊपर से आवाज लगाई। बोल, क्या हुआ? मैं दिख रही हूं क्या? नीचे से पिंकी बहुत प्रयास की देखने की, पर देख नहीं पाई और बोली, कुछ नहीं दिख रहा है। काका, तुम ऊपर क्या करने गए हो इन चुड़ैलों के साथ? नीचे से पिंकी दोनों को चिढ़ाते हुए बोली। दुर्गा के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। फिर पिंकी बोली, अरे दीदी, मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम अब भी नहीं समझी? क्या मतलब? मास्टर ऊपर पेड़ पर हैं। क्या? हाँ, काका ने उसे ऊपर छुपा रखा है। ओ माय गॉड! पिंकी उछल पड़ी। काका, तुम इस तरह, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर इन दोनों को क्यों ले गए हैं? जब नीचे आएंगे तो देख लेना। बिटिया ममता। जी काका। इसके हाथ में जो अंगूठी वाली उंगली है ना, उसे काट कर इस डब्बे में रख दो। ममता सिहर गई और थर थर कांपने लगी। काका रहने दो, इससे नहीं होगा, राशि बोली। इसने कभी मच्छर भी नहीं मारे होंगे। नहीं, मैं ही काटूंगी। अचानक ममता रौद्र रूप में आ गई। शाबाश मेरी शेरनी! राशि दहाड़ी। याद कर अपनी बहन की लाश। याद कर कैसे इसने तेरी बहन को मारने के बाद भी सरेआम बदनाम किया था। याद कर बिटिया, याद कर, काका बोला और मास्टर के हाथ को आगे लाया। ये ले बेटी, मेरी जेब में हथियार है, निकाल और जल्दी से काट कर इसे डिब्बे में डाल दे। ममता अपना होश खो बैठी और काका की जेब से एक हथियार निकाल जिससे कसेली काटा जाता है, उसका नाम शायद सरिता था, निकाला और मास्टर की उंगली में फंसा कर एक झटके के साथ उंगली अलग कर दी और राशि ने तुरंत उसे डिब्बे में रख दिया। काका ने मास्टर के हाथ पर पट्टी बांधी। मास्टर थोड़ी देर में ही अचेत हो गया। तीनों नीचे आ गए और राशि ने डब्बा दुर्गा को दिया। फिर काका ने कहा, इसे उसके घर भेजो और बोलो कि अगली बार पूरा सिर काट कर भेजेंगे। दुर्गा मुस्कुराने लगी, जैसे उन्हें कोई गुरु मिल गया हो। थाने में रोता बिलखता हुआ मास्टर का बाप आया। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या हो गया? प्रभु ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। आप बैठो पहले। साहब, ये सच है, मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर उसकी पत्नी का गला दबाकर मारा था, फिर उसे तालाब में डाल दिया था। मुझे गिरफ्तार कर लो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक हवलदार बोला, ये तो सभी को पता था, पर कोई सबूत नहीं था। अब जब खुद ही पर आई तो आ गया सरेंडर करने। साहब, ये देखो। मास्टर के बाप ने एक कपड़े की झोली में से कटी हुई उंगली वाला डब्बा निकाल कर टेबल पर रख दिया और बोला, साहब, मेरे बेटे की उंगली है ये, और वो मार डालेगी। मुझे आप गिरफ्तार करो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। तभी फोन की घंटी बजी और सामने से दुर्गा की आवाज आई। कैसे हो दुबे सर? प्रभु दुबे के चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। कौन? दुर्गा? जी हाँ, सही पहचाने आप। दुर्गा, क्यों कर रही हो ये सब? प्रभु बोला, इन सभी के लिए तो पुलिस है ना। दुर्गा उधर से घुर्राई। मैं आपका भाषण सुनने के लिए फोन नहीं की हूँ। ये दोषी है, इसका लड़का भी दोषी है। गुनाह ये भी कबूल कर रहा है और इसके लड़के ने भी गुनाह कबूल कर लिया है। मुझे किसी को मारना नहीं है, पर अन्याय मुझसे देखा नहीं जाएगा। तुम मास्टर को हमारे हवाले कर दो और खुद को भी। शायद मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूँ सकूं। हा हा करके दुर्गा हंसी। तुम सजा कम करवाओगे? और क्यों भला? क्योंकि मैंने महसूस किया है तुम्हारे बाप का, माँ का दर्द। देखा है उन आंसुओं को जो तुम्हारे लिए तड़पती हैं। ये बात सुनकर दुर्गा उधर से भावुक हो गई। ये बात तो सच है, जब से वो गायब है उसने एक बार भी माँ और बापू के लिए नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। दुर्गा, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ, इस शहर में गुनाहों की लिस्ट गायब कर दूंगा। उसके बारे में बाद में सोचूंगी। पहले आज शाम को आपके सामने जो बुढ़ा बैठा है उसे लेकर उसके गांव आ जाना, वहीं उसका बेटा भी मिलेगा। सभी के सामने जब दोनों अपना गुनाह कबूल करेंगी
तब जाकर उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, दरोगा प्रभु बोला, जरूर। और फोन कट हो गया। जगजीवन समाज पार्टी के कार्यालय में एक लिफाफा आया था, जिसकी वजह से पार्टी के राज्य स्तर के सभी नेता मौजूद थे और सभी परेशान थे। लिफाफे में पवन बिहारी के गुनाहों की तस्वीर और सबूत थे। पवन को भी पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था। जब उसे सारे सबूत दिखाए गए तो देखकर वो हैरान था और मायूस भी। अपने अब तक के सभी किए हुए पर शर्मिंदा था। अब शायद इस पार्टी में आपकी आवश्यकता नहीं है पवन बिहारी, प्रदेश अध्यक्ष बोले। आपने अपनी साख को बहुत जल्दी खराब कर लिया। बहुत ऊपर जाने की चाह ने आपको जमीन दिखा दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने दुर्गा के साथ भी गलत किया है। मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए। और पवन को पार्टी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पवन ने पुलिस को बताया कि दुर्गा को गलत रास्ते पर लाने में पहली सीढ़ी में ही था। एक तरफ पवन ने खुद की गिरफ्तारी करवाई, दूसरी तरफ प्रभु दुबे मास्टर के बाप को लेकर उसके गांव गया, जहां पंचायत चौपाल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मास्टर चबूतरे पर बैठा हुआ था, आंखों में आंसू लिए। दूसरी तरफ उसकी माँ, भाई और परिवार के लोग, गांव के सभी लोग मौजूद थे। तो एक तरफ ममता के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। बस नहीं था तो ममता। जब इंस्पेक्टर प्रभु वहां पहुंचा तो भीड़ ने उसे रास्ता दिया और उसके बंधन में मास्टर के बाप को देखा। जहां पर मास्टर बैठा था वहीं पर उसके बाप को भी पुलिस ले गई। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू झरझर बह रहे थे। आंसुओं के दुख में आज उसका पूरा परिवार था। फिर उन्होंने सभी के सामने अपना गुनाह कबूल किया। किस तरह से उन्होंने ममता के पिताजी को पैसों के लिए तड़पाया, परेशान किया और बहुत से पैसे लिए भी। फिर जब लगा कि अब ये पैसे से खाली हो गया है तो अपनी ही बहू को मार डाला और तालाब में फेंक दिया। और उसको हमने बदचलन भी साबित किया। मास्टर रोता हुआ बोला, पर ये सब गलत था। वो बहुत अच्छी थी। गलत तो हम थे। हम पापी थे। आज भरे समाज में हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं और सारा गुनाह कबूल करते हैं और इस समाज से माफ़ी भी मांगते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे, उस लड़की के लिए, उस बहू के लिए। ममता के माता पिता को उनकी लड़की वापस तो नहीं मिल सकती, पर उनकी लड़की के सिर से बदचलन का बदनामी हट गई। इस बात की खुशी थी। उसकी आत्मा को शांति मिली। पुलिस चौकी में दुर्गा को देखकर सभी भयभीत थे। जब इंस्पेक्टर प्रभु आया तो तुरंत सभी ने बताया कि दुर्गा अंदर बैठी है साहब। प्रभु की खुशी का ठिकाना नहीं था। तू बदली नहीं दुर्गा, प्रभु मुस्कुराते हुए बोला। तुम भी कहाँ बदले प्रभु, दुर्गा ने कहा। कहते थे पुलिस बनूंगा और पुलिस ही बने। दोनों हा हा करके हंसने लगे। मुझे अफसोस है दुर्गा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम अफसोस मत करो प्रभु, बस मुझे गिरफ्तार करो। मैं भी अपना जुर्म कबूल करके जेल की चार दीवारी में समा जाना चाहती हूँ। नहीं दुर्गा, तुम्हें ज़्यादा सजा नहीं होगी, बस मुझे कुछ दिन दो। नहीं प्रभु, मैंने बद्री को जान से मारा है। किस बद्री को? वही ना, जो वहसी जानवर था। उसको तुमने मारा नहीं है, वध किया है तुमने उसका। जो भी हो, दुर्गा बोली, बस यही निवेदन है, सजा कम से कम दिलवाना। अभी बहुत सारे काम करने हैं समाज के लिए, लड़कों के लिए बहुत कुछ करना है। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की अपने आप में दुर्गा हो, पर मजबूरी में बनकर नहीं, खुद से, पहले से। उसके अंदर वो प्रतिभा हो, वो क्षमता हो कि कोई उसको पछाड़ ना सके। मैं भी तो यही चाहता हूँ दुर्गा, मैं भी तो यही चाहता हूँ तुम्हारे लिए। आज तुम पूरे समाज की युवाओं पर राज कर रही हो। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तुमने अच्छा किया यहाँ आकर। पर ये बताओ, बाकी की लड़कियां कहाँ गई? कौन सी लड़कियां जो तुम्हारे साथ थी? उनका कोई दोष नहीं है प्रभु, दुर्गा बोली। कुछ लड़के भी हैं, पर उनमें से कोई दोषी नहीं है। वो सभी बाहर ही रहेंगी और अपनी अपनी जिंदगी जिएंगी। प्रभु ने केस की पूरी फाइल एसपी साहब को दी और कहा, साहब, दुर्गा जैसे लोग समाज के लिए एक प्रेरक हैं। आपसे निवेदन है, जितना कम से कम हो सके इसकी सजा करवाना। एसपी साहब ने वादा किया। उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी, सभी की गवाही पढ़ी और बात जब कोर्ट में गई
तो दुर्गा के लिए कोर्ट के बाहर हजारों बच्चे नारे लगा रहे थे। एक भी वकील, एक भी गवाह दुर्गा के खिलाफ नहीं था। उसके केस के लिए प्रभु दुबे ने शहर के सबसे बुद्धिमान वकील को रखा था। सभी गवाह, रोकी, पवन, बिहारी, राजीव, प्रशांत, ममता, जज साहब और मनोज, सभी उसके पक्ष में थे और सजा कम करवाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट के बाहर बच्चों के हाथों में एक एक लीटर ज्वलनशील पदार्थ था। गजब का जज्बा था उन बच्चों का। एक ही मांग थी, सजा दो पर कम से कम, अन्यथा जलकर मर जाएंगे हम। मीडिया भी उनके साथ था। पुलिस की टीम युवाओं की भीड़ के सामने बोनी थी। एक भी गलत कदम मतलब नरसंहार जैसी भीषण दौर से गुजरना। पुलिस बेबस थी। अगर फैसला दुर्गा के पक्ष में नहीं आया तो इन सिरफिरों से कौन निपटेगा। बच्चे शांति से बैठे थे, सब दुर्गा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कोर्ट को ये समझना पड़ा, एक पागल आदमखोर जानवर से बचने के लिए दुर्गा ने ये कदम उठाया। उस जानवर ने दुर्गा की आबरू से खिलवाड़ किया, इसलिए उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसका वध किया। किंतु उसने और भी गुनाह किए, जैसे लड़की की जिह्वा काटना, डॉक्टर को टॉर्चर करना। कुछ भी दुर्गा के खिलाफ नहीं, किंतु दुर्गा ने सब कबूल किया। इस वजह से दुर्गा को 3 साल की सजा हुई। बाकी के लोग जैसे जज साहब, रोकी, पवन बिहारी को, इनको भी सजा हुई। सभी बच्चे खुशी थे। बच्चों में उत्साह था, लड़कियों में खुशी की गर्जना थी, हुंकार थी जीत की। 3 साल दुर्गा ने जेल में बहुत अच्छे से कैदियों की सेवा करते हुए गुजारे। 3 साल बाद जब वो बाहर आई तो उसे लेने राशि, ममता, पिंकी, राजीव और एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी जिसमें प्रभु बैठा था। तुम साथ नहीं छोड़ोगे हमारा। बोलो राशि, कहाँ चले हम? घर चले, दुर्गा ने बोला। जी दीदी चलो। फिर दुर्गा जब राशि वगैरह के साथ एक जगह पहुंची तो वो घर नहीं था। चार दीवारी के गेट पर लिखा था, दुर्गा सेवा सदन, पीड़ित महिलाएं यहाँ संपर्क करें। दुर्गा की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने राशि, पिंकी और ममता को गले से लगा लिया। पता है दीदी, यहाँ शहर की हर एक लड़की एक दिन सेवा के लिए आती है। सभी को आपका इंतजार है। चलिए अंदर, यही तो है अपना घर, दुर्गा का घर। उसके बाद दुर्गा पूरी जिंदगी समाज सेवा में जुट गई। इंस्पेक्टर प्रभु उसे देखकर मुस्कुराता रहा। कभी कभी मिलने भी आ जाता था, दोनों स्कूल के दोस्त जो थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, दुर्गा एक बदले की आग। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी में, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कहानी आपको किस प्रकार की चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।